हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर इनकम टैक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रहे थे। और इनकम टैक्स की जो बेसिक्स है उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था सर? हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लास 1 में हम लोगों ने कवर किया था बेसिक ऑफ टैक्सेशन, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था व्हाट इज टैक्स, why government charge taxes from us, what are the different type of taxes in India, इंडिया में कितने टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा क्लास था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इन इंडिया। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इनकम टैक्स के बारे में एंड इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले। ओके ओके सर। तो सर ये जो इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स पहली बार, एक बात बताइए कि इनकम टैक्स इंडिया में पहली बार कब आया? ठीक है, किसने, कौन है वो इंसान जिसने पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था? देखो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश एरा चल रहा था ना, उस टाइम पे हमारे इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसे इंट्रोड्यूस करने वाला एक पर्सन था जो था सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन, ओके, सर जेम्स विल्सन, ये जो पर्सन था ना, ये पर्सन पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स लेके आया था और बोला था कि एक इंडिया में इनकम के ऊपर जो भी लोग कमाते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। और ये इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कब किया था सर? फेब्रुआरी, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था इसने फेब्रुआरी 1860 में। ओके, सर जेम्स विल्सन ये जो पर्सन है, इसने पहली बार इंडिया में कंसेप्ट लाया कि अगर कोई पर्सन इनकम करता है, इनकम करने से जो भी उसे इनकम आता है उसके ऊपर उसे टैक्स देना है। फेब्रुआरी 1816 में ये पहली बार बोला था। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट आया, वो आया फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट। फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट आया 24 जुलाई 1860 को। बिल कब प्रेजेंट किया गया? फरवरी में प्रेजेंट किया गया। एंड इंट्रोड्यूस कब हुआ वो बिल, पूरा एक्ट कैसे बन गया? 24 जुलाई 1860। ओके, अब सर एक बात बताइए, ब्रिटिशर्स वैसे ही हमें लूट रहे थे। ओके, पूरे जगह पे तो उनका राज था। कौन ऐसा पर्सन था कि उस टाइम पे जिसका इनकम इतना ज्यादा होगा कि जिसके ऊपर ये लोग टैक्स लेना चाहते थे? और क्या ऐसा रीजन था कि इनकम टैक्स को ब्रिटिशर्स को इंडिया में इंप्लीमेंट करना पड़ा? ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो टाइम था 1860 का, 1860 में इंडिया वाले फर्स्ट टाइम के लिए क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के सामने आमने सामने लड़ाई कर रहे थे। ओके, सो जो मिलिट्री म्यूटिन एक हुआ था, मिलिट्री म्यूटिन यानी कि जिसे आप क्या करते हो, सिपाही विद्रोह जैसे बोलते हो ना, वो मिलिट्री म्यूटिन जो हुआ था, मिलिट्री म्यूटिन को डोमिनेट करने के लिए, मिलिट्री म्यूटिन को बंद करने के लिए, जहां पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह वो फ्रीडम फाइटर्स है, जो पूरे आमने सामने अहिंसा की जो वे है उसे छोड़ के डायरेक्टली जो फेस टू फेस फाइटिंग बोलते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स के साथ वो लड़ रहे थे। उस टाइम पे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा लॉस करवा लिया। ठीक है, उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा लॉस करवाया ड्यू टू मिलिट्री म्यूटिन। ब्रिटिशर्स की बहुत सिपाही मारे गए, बहुत सारे सोल्जर्स मर गए, उनके बहुत सारे फिनेंशियल लॉसेस हुए उन्हें। ओके, अब किसी भी जंग को लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इन लोगों को पैसा दे कौन रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो भी किंगडम्स थे ये तो ऑलरेडी बेच चुके थे, मतलब ऑलरेडी अक्वायर कर चुके थे, या फिर जो भी राजा थे वो ब्रिटिशर के अंडर थे, जो भी राजा थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, या फिर जो इनके अगेंस्ट थे उन्हें इन लोगों ने हरा लिया था। तो पैसा इंडियन लोगों के पास कहाँ रहा था? जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था? तो इंडियन ब्रिटिशर्स को यह पता चला कि इंडिया में अभी भी कुछ बिजनेसमैन है जो इन लोगों को मदद कर रहे हैं, जिनकी इनकम अच्छा खासा है, जो बिजनेस करते हैं, जो स्टार्टिंग से ही बिजनेस फैमिली से है, और जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स सिर्फ राजाओं को टारगेट करते थे क्योंकि उन्हें लैंड एक्वायर करना था। तो ये जो लोग बच गए थे ना, जिनके पास पैसा था, जो राजा भी नहीं थे लेकिन जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो ब्रिटिशर्स को एक दिमाग आया कि अगर हम फंडिंग बंद करवा देना, अगर किसी भी तरह से ये जो सोल्जर्स है, ये जो मिलिट्री म्यूटिन चल रहा है, इसकी अगर हम फंडिंग बंद करवा दे,
तो उस केस में क्या होगा कि ये लोग ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हमारे अगेंस्ट में और हम इसे बंद कर देंगे पूरा का पूरा। तो इसी वजह से इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इंडिया की जो फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर है ब्रिटिशर की तरफ से, ओके, ब्रिटिश इंडिया की जो फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? ये जेम्स विल्सन। यही वो इंसान है जिसने पहली बार फरवरी 1860 में इंट्रोड्यूस किया कि हम इनकम टैक्स लेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब के अंडर थे जिनके पास कुछ भी इनकम नहीं था, जो ब्रिटिशर्स की इनकम की बेस पे चलते थे। ओके, अब जिनके पास इनकम था, जो बिजनेसमैन थे, जो ब्रिटिशर्स बिजनेस को तो बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन जो बिजनेसमैन थे उनके ऊपर वो अगर टैक्स लेंगे तो वो लोग डेफिनेटली अब मिलिट्री मोटेन के लिए हेल्प नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई 1860 में पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, अब ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किया गया था सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए, यानी कि 1860 से 1865 तक ये चलने वाला था। उसके बाद दोबारा ब्रिटिशर्स ने फिर एक 5 साल के लिए बोल रहे कि पैसा अगर आ रहा है, तो पैसा किसे पसंद नहीं है, तो पहली बार बोला था कि भाई 5 साल के लिए लगाएंगे, सिर्फ 5 ईयर्स के लिए। इस साल में लगाया गया था कि 5 ईयर्स के लिए हम इनकम टैक्स इंपोज करेंगे, और 5 ईयर्स के बाद ये लोग सही, इनकी अक्ल जो है वो ठिकाने में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ये लोग फाइटिंग हमारी अगेंस्ट नहीं करेंगे, तो बंद हो जाएगा मिलिट्री मोटेन। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर के पास पैसा आया तो ब्रिटिशर ने बोला कि अरे पैसा आ रहा है ना, कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा जब ब्रिटिशर्स को पैसे की जरूरत पड़ा, फिर बोला कि नहीं, और 5 साल के लिए हम 1860 से फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इसे यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही चलता गया। लेकिन 1922 में पहली बार इनकम टैक्स आया, जो कि एक प्रॉपर एक्ट था। ठीक है, इंडिया में जो स्ट्रक्चरल इनकम टैक्स है ना, ये पहले था कि ब्रिटिशर्स कुछ ही लोगों से इनकम टैक्स लेते थे, लेकिन 1922 में इनकम टैक्स एक्ट आया। 1922 में इनकम टैक्स एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट 1922। अब ये जो एक्ट था, ये प्रॉपर एक्ट था। ओके, 1922 में जो ब्रिटिशर ने एक्ट लाया, ये प्रॉपर एक्ट था, और ये जो एक्ट है, ये जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तब तक के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल था। ठीक है, पहले 1860 में आया, फिर दोबारा 5 ईयर के बाद 1866 में आया, फिर 1922 में आया इनकम टैक्स एक्ट 1922। अब ये जो एक्ट है, ये पूरा का पूरा हमारे इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब तक के लिए चला। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि उसके बाद भी चला। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, लेकिन ये जो एक्ट है, ये तब तक के लिए चल रहा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये सिखा रहे थे कि आपको इंडिया को कैसे चलाना है, कैसे गवर्नेंस बिल्ड करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करना है, कैसे आपको एक रिपब्लिक मतलब स्टेट बनना है, कैसे डेमोक्रेटिक स्टेट बनना है। सो ये सब ब्रिटिशर्स हमें सिखा रहे थे, इवन वो हमारी कंट्री छोड़ के जाने के बाद। ओके, सो उसके बाद जो पहली बार हमारा खुद का एक्ट बनाना, तब तक के लिए ये 1922 वाला एक्ट जो है वो ब्रिटिशर ने पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। लेकिन हमारा जो खुद का पार्लियामेंट में पास हुआ जो एक्ट, वो आया था इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में। ओके, उसके बाद उसके साथ साथ हमने कुछ रूल्स बनाए, इनकम टैक्स रूल 1962। अब ये दोनों के बाद, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले 2 एक्ट थे। ओके, अब उसके बाद हर साल टैक्स रेट बढ़ता गया, किसी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला था, कुछ अमेंडमेंट्स आने वाले थे। ओके, लॉ में कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि जो भी एक्ट हमने बनाया था वो एज पर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स को फॉलो करके हमने वो एक्ट बनाया था, तो वो हमारे लिए तो सुटेबल नहीं था। इस वजह से हर साल उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट आते गए। ओके, हर साल टैक्स रेट में कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं। ओके, तो इन सारे चेंजेस से बचने के लिए और एक एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो है फाइनेंस एक्ट 2024। जो हमारा बजट आता है ना स्टूडेंट्स, जो हमारा बजट आता है, बजट जब हमारा पास किया जाता है, बजट में एक पार्ट होता है फाइनेंस बिल का। बजट में एक पार्ट क्या होता है, फाइनेंस बिल का। उस फाइनेंस बिल में हमारा लिखा जाता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, इनकम टैक्स का रेट क्या होगा। जैसे अभी का एक बजट पास किया गया है फाइनेंस बिल, अभी हाल ही में एक बजट पास किया गया है फाइनेंस बिल या फिर फाइनेंस एक्ट जो बोला जाता है 2025। ओके, 2025 में एक बजट पास किया गया है अभी के टाइम पे। अब ये जो बजट में जो भी टैक्स रेट मेंशन किया गया है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, देयर इज नो टैक्स अप टू
जो सैलरी पर्सन है उनके लिए 12.75 लाख है, और जो नॉर्मल बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए 12 लाख का, तब 12 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। तो ये एप्लीकेबल सर कब से होगा? ये एप्लीकेबल होगा 2025 2026 से। ओके, ये एप्लीकेबल होगा 2025 भी और 2026 से एप्लीकेबल होगा। तो ये करंट ईयर के लिए, अभी जो ईयर चल रहा है ना, अभी 2024 2025 चल रहा है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये 2025 2026 के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जो बजट है, बजट में हर साल जो इनकम टैक्स के बारे में बोलते हैं वो क्या होता है? फाइनेंस एक्ट 2024। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है। जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना, आपकी सेमिस्टर वगैरह अभी है, तो आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट है वो है 2024 वाला फाइनेंस एक्ट है। अगर आप नेक्स्ट ईयर जाके पढ़ोगे या फिर जब आप सीए में ऐसे कुछ कोर्स करोगे तो उस टाइम पे आपका हो जाएगा 2025। ओके, सो इसी तरह से फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, हर साल फरवरी में यह आता है, 1 फरवरी को, क्योंकि जब जब बजट आएगा उस टाइम पे आपका फाइनेंस एक्ट आएगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद सर चलिए बात करते, इसे थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको इसे कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ओके, चलो आ जाओ। अब हमने इतना सारा डिस्कशन किया कि हमें इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है। ओके, देखो इनकम टैक्स क्या है बेसिकली। इनकम टैक्स क्या है सर? इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स that the central government charges on the income earned during a financial year by a particular person. इनकम टैक्स बेसिकली सर क्या है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि आपकी इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है। अगर आप इनकम करोगे तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा, अगर आप इनकम नहीं करोगे, कोई भिखारी है तो उसे इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटा सा बच्चा है, जैसे कि हाल ही में चेस की इंडिया में एक बच्चा है, इंडिया में एक चेस प्लेयर है डी गुकेश बोल के, उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए वो चेस में, जिसकी वजह से उन्हें 11 करोड़ रुपए के आसपास प्राइज मनी मिला। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके ऊपर टैक्स लेने वाला था 4 करोड़ का। ठीक है, 4.25 करोड़ ऐसे कुछ टैक्स लेने वाला था, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत हुआ, क्योंकि पॉलिटिकली क्रिटिसाइज किया गया कि आप एक बच्चे से इतना टैक्स ले रहे हो, एक पर्सन है जो इंडिया के लिए मेहनत कर रहा है, इंडिया की नाम ऊपर ले जा रहा है, इंडिया के लिए वो वर्ल्ड चैंपियन बना पहली बार, आप उसके ऊपर भी टैक्स ले रहे हो, तो कोई प्लेयर क्यों इंडिया के लिए खेलेगा? तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स वैभव कर लिया कि हाँ नहीं, हम डी गुकेश से कोई टैक्स नहीं लेंगे। ओके, सो इनकम टैक्स बेसिकली क्या होता है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था, जो नेक्स्ट क्लास था, जो प्रीवियस क्लास था ना हमारा, हमने उसमें पढ़ा था कि इनकम टैक्स में जो पावर मिला है, इनकम टैक्स कलेक्शन का जो पावर मिला है वो यूनियन लिस्ट की वजह से मिला है। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। सिर्फ इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लेने का पावर सर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके, बिल्कुल सर। सो इनकम टैक्स में क्या क्या पार्ट्स है सर, क्या क्या चीजें मिलके हमारी इनकम टैक्स आता है? इनकम टैक्स लॉ जिसे बोला जाता है। देखो इनकम टैक्स लॉ अगर हम बात करें, इनकम टैक्स लॉ हम किसे बोलेंगे सर? 4 चीजों को मिला के, सॉरी 5 चीजों को मिला के इनकम टैक्स लॉ बनेगा। नंबर 1 इज योर इनकम टैक्स एक्ट 1961। नंबर 2 इज योर इनकम टैक्स रूल 1962। जैसे मैंने बोला कि हर साल बजट में एक फाइनेंस एक्ट आता है जिसमें टैक्स रेट्स मेंशन होते हैं, उन्हें बोला जाता है फाइनेंस एक्ट 2024। आपकी एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल है। उसके बाद है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस, उसके बाद है आपके केस लॉ डिसीजंस। ये 5 चीजों को अगर आप मिलाओगे ना तो आपका आ जाएगा क्या? इनकम टैक्स लॉ एंड इनकम टैक्स। अगर आप इन 5 चीजों को मिलाओगे तो आपका आ जाएगा इनकम टैक्स लॉ। ओके, सो एक चीज है कि सर ये इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स जो रूल है वो अलग अलग है क्या? इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस रूल, सर ये क्या होता है? एक बार बता दीजिए आप, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है और इनकम टैक्स रूल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो पहले हम ये बात करते हैं कि सर एक्ट एंड रूल में क्या डिफरेंस होता है। एक्ट बेसिकली आपको क्या बोलेगा सर? एक्ट आपको प्रोविजंस बोलेंगे। एक्ट आपको क्या बोलेंगे? प्रोविजंस। ओके, एंड रूल आपको बोलेंगे प्रोसीजर्स। ओके, रूल आपको बोलेंगे प्रोसीजर्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को।
अगर मैं बोलूं, आप लोग पढ़ रहे हो, अगर मैं बोलूं कि एक सिंपल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट का नहीं देते, इनकम टैक्स एक्ट आप लोगों के लिए बहुत नया है, मैं आपको एक एक्ट का एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। ओके, कंपनीज एक्ट 2023। कंपनीज एक्ट क्या होता है? 2023 बोला, 2013, सॉरी 2013 है कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल में क्या डिफरेंस है सर? देखो, अगर मैं बोलूं कि सर इंडिया में अगर आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, इंडिया में अगर आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, देन यू रिक्वायर्ड मिनिमम, यू नीड मिनिमम 7 पर्सन्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स आर 7। ठीक है सर, ये कहां पे लिखा है? ये लिखा गया है आपकी एक्ट में। ओके, एक्ट में बेसिकली क्या लिखा होता है? प्रोविजंस। ओके, टू फॉर्म ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया यू नीड मिनिमम 7 पर्सन्स, राइट? ये कहां पे लिखा गया है सर? कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। लेकिन अगर मैं आपको आज के डेट में 7 पर्सन्स दे दूं, या फिर आप खुद सातों लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि लॉ में तो, इनकम टैक्स एक्ट में तो, सर इनकम टैक्स बोल लो, कंपनीज एक्ट में तो सिर्फ यही लिखा है कि अगर 7 लोग मिल जाए तो एक कंपनी बना सकते हैं, और जो होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन सर कंपनी बनाना कैसे? कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करना है? ठीक है, डायरेक्टर कैसे सिलेक्ट करना है हम लोगों को? ये कहां पे लिखा है सर? ये लिखा है रूल्स में। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स बोला जाता है कि एक्ट टेल्स अस प्रोविजन, रूल्स टेल्स अस प्रोसीजर। रूल्स में प्रोसीजर्स लिखा होता है कैसे हमें करना है, और एक्ट में लिखा होता है कि हमें क्या करना है या फिर क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके सर। सो आज से हम लोग इनकम टैक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग हमारी जो अगला चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम उसके लिए स्विच करेंगे। ओके, अभी स्टूडेंट जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूं आपको शायद ये क्लासेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इस क्लासेस को पढ़ते हो ना, मेरा ये इंटेंशन है, मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं है कि मेरे वीडियोस पे व्यूज आए, मेरे वीडियोस पे ज्यादा लाइक्स आए, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जो एक ग्रेजुएशन में जो भी बीकॉम कर रहा है ना, उससे जो नॉलेज होना चाहिए ना, वो इंडिया में कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है इतना डीप लेवल में जाके। क्योंकि उस टाइम पे जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते थे वो कितने टैलेंटेड होते थे, और आज के टाइम पे ग्रेजुएशन के बच्चों को जर्नल एंट्री भी पास करना नहीं आता है। तो ये रीजन है कि टीचर्स अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, ये मेरा मानना है। ओके, हालांकि बहुत अच्छे टीचर्स है हमारे पास, लेकिन अच्छे से कोई एफर्ट नहीं दे रहा है। तो इससे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एग्जाम में ही पास करना है तो आप हमारे जो क्वेश्चन, जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, वो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली इनकम टैक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसे हमारी वीडियोज में जीएसटी बहुत सारा है, तो जीएसटी को अगर आपको जेन्युइनली पढ़ना है कि हाँ आगे जाके मैं जीएसटी में कुछ करना चाहता हूँ, आगे जाके प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता हूँ, सीए या फिर सीए में करना चाहता हूँ, देन इन दैट केस अगर मैं सीए में करना चाहता हूँ तो इन दैट केस मुझे क्या करना है कि इसी तरीके से पढ़ना है। ओके सर। सो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे प्रोविजंस है। तो इनकम टैक्स का जो पहला सेक्शन है सर, ये क्या बोलता है? इनकम टैक्स का पहला सेक्शन आपका बोलता है दिस एक्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। तो दिस एक्ट, ये जो एक्ट है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे सर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। दिस एक्ट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द इंडिया, ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। It shall come into force on first day of April 1962। अप्रैल 1 1962 को यह आया था। हालांकि एक्ट बनाया गया था 1961 में, लेकिन लोगों को इसे अडॉप्ट करने में टाइम तो लगेगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, 1 डे अप्रैल 1962 को यह आएगा जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। इट कंटेन्स 1 to 298 सेक्शंस एंड टोटल 14 शेड्यूल्स। ओके, देखो इस एक्ट में टोटल 298 सेक्शन से एंड 14 शेड्यूल से। ओके, पहला एक्ट ये है। अब हम चलते हैं सर डेफिनेशन, मतलब पहला सेक्शन ये है, उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशन सेक्शन में। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको इनकम टैक्स में बार बार पढ़ने, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको इनकम टैक्स में बार बार पढ़ने, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कि आपको बार बार आपकी सिलेबस में आएंगे। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन हम लोग
अब पढ़ने वाले जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आ सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि ये डेफिनेशन कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है एसएससी। पहला जो डेफिनेशन है वो है एसएससी का डेफिनेशन। सर एसएससी क्या है? क्योंकि इनकम टैक्स कौन पे कर सकता है? सर इनकम टैक्स एक पर्सन पे कर, एक एसएससी पे कर सकता है। इनकम टैक्स में जो भी टैक्स पे करते हैं उन्हें बोला जाता है एसएससी। सो एसएससी का मतलब क्या है सर? ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। देखो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बोलता है, बोल रहा है कि सर हम एसएससी किसे बोलेंगे, कौन सा वो पर्सन है जिसे हम बोलेंगे एसएससी। एसएससी का मतलब है, एसएससी का मतलब है, एसएससी का स्पेलिंग पहले देख लो, ASSESSEE। ओके, ये एसएससी का जो डेफिनेशन दे रखा है ना, ये हमें सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखा है। सेक्शन 2 क्लॉज 7 में क्या दे रखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इनकम, कोई भी एक पर्सन जो गवर्नमेंट को इसी एक्ट के अंदर मतलब सर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इसी एक्ट मतलब दिस एक्ट लिखा है, मतलब इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। जहां पे ये वर्ड लिखा होगा ना दिस एक्ट मींस इनकम टैक्स एक्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अगर कोई भी पर्सन इंडिया गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देता है या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी। सर एक बात बताइए, इनकम टैक्स पढ़ रहे तो इनकम टैक्स ही देगा ना। एनी अदर सम ऑफ मनी क्या होता है? देखो सिर्फ कोई भी पर्सन अगर इनकम टैक्स दे रहा है ना तो वो एसएससी नहीं है। अगर वो फाइन दे रहा है, अगर वो पेनाल्टी दे रहा है तो वो भी है। अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, टैक्स उसने लेट में पे किया, इस वजह से उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। सो अगर वो टैक्स दे रहा है, अगर वो फाइन दे रहा है, अगर वो पेनल्टी दे रहा है या फिर इंटरेस्ट दे रहा है, देन हम उसे क्या बोलेंगे? एसएससी। सो ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, उसे हम बोलेंगे एसएससी। दूसरा पॉइंट क्या है? ए पर्सन अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। सर मान लीजिए कि मैंने कोई टैक्स नहीं दिया है लेकिन इनकम टैक्स वालों ने मेरे घर पे रेड कर लिया है, तो भी मैं एसएससी हूं। इनकम टैक्स वालों ने मेरे नाम पे कोर्ट में केस कर लिया, तो भी मैं एसएससी हूं। या फिर ऐसा है कि मेरा इनकम टैक्स वालों के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे जो पापा है वो इनकम करते हैं और मेरे पापा कुछ टाइम के लिए इंडिया के बाहर गए। ओके, मेरे पापा कुछ टाइम तक इंडिया से बाहर चले गए और इनकम टैक्स वालों का उसी टाइम पे नोटिस आ गया। तो इनकम टैक्स वालों ने बोला कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आ जाइए, और मेरे पापा ने बोला कि नहीं मैं तो अभी इंडिया में मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी बेटे को भेज देता हूं, वो टैलेंटेड है, वो देख लेगा। ठीक है, सो यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। अगर आपकी अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग है, चाहे खुद के लिए हो या फिर किसी के बिहाफ पे हो, चाहे आपके नाम पे कोई केस वगैरह हो रहा है, तो भी आपको क्या बोला जाएगा? एसएससी बोला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो है पर्सन का डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जो है पर्सन का डेफिनेशन। सर पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार आता है और इससे पता करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो पर्सन की डेफिनेशन में सर क्या आता है? देखो, पर्सन में कौन कौन आएंगे? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू फैमिलीज जो है वो आएंगे जो फैमिली बिजनेस करते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन्हें एजेपी बोला जाता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सर कौन होते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी लॉ में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। जैसे आपकी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज है, जैसा आपकी कोर्ट है, जैसे आपकी ट्राइब्यूनल्स है, ये सारे के सारे चीजें क्या है? जैसे आपकी कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, ये सारे के सारे चीजें क्या है सर? ये सारे के सारे चीजों को बोला जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सर क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब है कि एक इंडिविजुअल लोगों का एक ग्रुप है जिसमें सारे के सारे, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें सारे के सारे लोग क्या है? इंडिविजुअल्स है। ओके, फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी का मतलब क्या है? एओपी का मतलब भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल सिर्फ मेंबर नहीं रहते, इसमें अदर पर्सन भी जो है वो मेंबर रह सकते। जैसे कि एक बीओआई यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का एक बीओआई है ना, इसका मेंबर कौन हो सकता है सर? ओनली इंडिविजुअल। ओके, लेकिन सर
ओनली इंडिविजुअल इसका मेंबर हो सकता है। लेकिन सर जो एओपी है इसके मेंबर कौन हो सकते हैं? पर्सन्स, यानी कि कोई एचयूएफ एक एओपी का मेंबर हो सकता है, कोई फार्म एक एओपी का मेंबर हो सकता है, कोई कंपनी एक एओपी का मेंबर हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है फार्म एंड लोकल अथॉरिटी। ओके, फार्म एंड लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है सर? फार्म एंड लोकल अथॉरिटी का मतलब है कि जो भी आपकी पार्टनरशिप फार्म्स है या फिर जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज है, जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी हो गया, आपकी पंचायत हो गया, आपकी ब्लॉक जो ये वो हो गया, कंटेनमेंट बोर्ड हो गया, वो सब आ सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा आपका कंपनी। सो पर्सन की डेफिनेशन में बोलूं सर अगर, तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, फार्म एंड लोकल अथॉरिटी एंड कंपनी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जैसे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।